नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा आप कल कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। साथियों, आज बात करने जा रहे हैं आज बाज़ार में क्या रहा या किस तरह का दिन रहा। देखो साथियों, क्या है कि 2 दिन से अमेरिका के बाज़ार बंद थे, लेकिन अमेरिका का जो डाउ फ्यूचर है वो ऊपर दिख रहा था। उसके चलते में बाज़ार के में अपना निफ्टी और तुम्हारा सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तीनों चीज़ ऊपर ओपन हुई। लेकिन उसके बाद ऊपर से फिर सप्लाई आ गई। सप्लाई आने से फिर से नीचे आ गई, लेकिन नीचे आने के बाद फिर से रिकवरी लौट पड़ी। तो बात कर लेते हैं साथियों आज FII और DII के आंकड़े पे। अगर FII की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो FII ने साथियों 4,778 करोड़ की बिकवाली की है। उसके अगेंस्ट में DII की बात करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टरों ने 8,800 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। मतलब FII ने 4,700 करोड़ का बेचा है और DII ने 8,800 करोड़ का खरीदा है। तो नेट अगर देखा जाए तो लगभग 5,000 साढ़े 4,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है DII के माध्यम से। अगर अभी डाउजोन पर नज़र रखें तो डाउजोन फ्यूचर तो ऊपर दिख रहा है, बट ये जो परसों जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कलेश हुआ है, उसके कारण इसका ऑल ओवर ग्लोबल मार्केटों पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब अगर बात करें कल के दिन क्या मैटर होने वाला है, कल के दिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर क्या है साथियों। जो आज हमारे यहाँ बाज़ार बंद है, जो क्योंकि हमारे यहाँ सोमवार है और आज रात को अमेरिका के बाज़ार खुले रहेंगे, तो वहाँ के बाज़ार सुबह हमारे बाज़ार पे फ़र्क असर डालेंगे। और कल से जो मैक्सिको और कनाडा, 4 तारीख से जिन्होंने मैक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ का ऐलान किया था अमेरिका ने, वो लागू हो जाएगा। और चाइना के ऊपर भी 10% एडिशनल, मतलब टोटल चाइना के ऊपर हो जाएगा 20% का टैरिफ। 10% का पहले से था और 10% का एडिशनल बोला था। और जो मैक्सिको और कनाडा है उनके ऊपर जो है 20% का 25% का पहले ही बोल दिया था, जो कि 4 मार्च से लागू करने का था, तो 4 मार्च से लागू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कंडीशन अभी क्या है। देखो साथियों, सबसे पहले क्या है कि अगर पिछले 3 दिनों की बात करें तो पिछले 3 दिनों में तुम्हारा 27, 28 और 3 तारीख, तो नेट तो DI ने जितनी FII ने बिकवाली की है ना, उसके अगेंस्ट DI उससे ज़्यादा की खरीदारी कर रही है। अगर आज बात करें तो आज लगभग 4,000 करोड़ रुपए की ज़्यादा खरीदारी की है। मतलब FII ने माल बेचा है 4,788 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में DII ने माल खरीदा है तुम्हारा 8,800 करोड़ का, मतलब 400 करोड़ एडिशनल। अगर बात करें साथियों 28 तारीख की, 28 तारीख में जो FII ने माल बेचा था उसके अगेंस्ट में DII ने माल खरीदा था 670 करोड़ का ज़्यादा। 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख में लगभग 1,200 करोड़ रुपए का ज़्यादा माल खरीदा था। तो अगर नेट देखें तो ज़्यादा माल खरीद रही है DII FII के। लेकिन जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो फ्यूचर में खरीदारी कर रही है, फ्यूचर इंडेक्स खरीद रही है। ये थोड़ा सा बाज़ार के लिए अच्छी खबर है। अब बात कर लेते हैं कि जो ऑल ओवर ग्लोबली संकेत क्या आ रहे हैं या क्या कंडीशन बन रही है साथियों। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो निफ्टी है 22,000 और 21,800, ये बीच का जो जोन है, इसी में थोड़े दिन डोलम डोल रहेगा। क्योंकि बाज़ार ने जहाँ तक होल्ड की बात है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, पर चूँकि ये साइकोलॉजिकल और मजबूत लेवल है, तो इसलिए यहाँ पे बना रह सकता है 21,800। वहाँ पे पुट राइडर बहुत ज़्यादा है और 22,000 के बीच में। अब कल एक खबर आई थी कि सेबी के जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर एक मुकदमा, मतलब FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज हुई है किसके द्वारा? जो मुख्य स्पेशल कोर्ट है ना, कौन सा कोर्ट साथियों? ACB कोर्ट, एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट। उसने आदेश दिया है कि जो पूर्व सेबी के चेयरपर्सन है माधवी मुच, उनके खिलाफ FIR करने के लिए। हुआ क्या साथियों, जो मुख्य स्पेशल कोर्ट है ना, उसके जो जज हैं शशिकांत एकनाथ राव, उन्होंने आदेश दिया है ACB को और बोला है कि 30 दिन में इसकी रिपोर्ट सौंपे। अब पूरे मामले को समझ लेते हैं कि मामला है क्या, ये मुद्दा किस तरह से उलझा है या ऐसा क्या समझ में आया कि ऐसा है। हुआ क्या है कि एक कंपनी थी 1994 में, उसने कोई घपला किया था। घपला क्या किया था कि एक्चुअल में पहले आपको ये समझना पड़ेगा सेबी क्या काम करती है। देखो, जो कोई कंपनी IPO लेके आती है ना, तो उस IPO को मार्केट में, शेयर बाज़ार में लिस्ट कराने के लिए उसके जो पैरामीटर है ना,
वो जांचती है सेबी, सेंट्रल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया। वो चेक करती है कि ये जो इसने हमें डाटा दिया है वो डाटा सही है कि नहीं है। तो उस केस में माधवी भुज और प्रमोद अग्रवाल, असनवी भाग्य, कमलेश बिश्नोई और तुम्हारा सुंदरम रामामूर्ति, ऐसे लोगों पे जो है एफआईआर हुई है। अब मामला क्या है, इस पे सेबी की क्या सफाई आई है साथियों, इसके ऊपर सेबी की सफाई आई है। सेबी ने कहा है कि जो ये मामला है ना, जिस समय का मामला है, वो मामला है तुम्हारा 1994 का, और उस समय पे जो अधिकारी थे वे जाकर रिटायर भी हो चुके हैं, और जिन लोगों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है ना, इन लोगों का उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको जो है कोर्ट में चुनौती देंगे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि जो एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट है ना, भाई उसने अगर किसको बोला है, जो तुम्हारा मुंबई रीजन है, वर्ली, जो मुंबई वर्ली रीजन के एसीपी भी है ना, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको आदेश दिया है कि इनके ऊपर एफआईआर करो और 30 दिन में इसकी जांच करके और अपनी रिपोर्ट सौंपो। तो उसके लिए जो सेबी की तरफ से जो सफाई आई है, सेबी की तरफ से ये सफाई आई है कि ये मामला है 1994 का, और 1994 में जो अधिकारी थे उन वे जा चुके हैं, वो अभी वर्तमान में अधिकारी नहीं है। अब जिन अधिकारियों के ऊपर एफआईआर की गई है ना, उन अधिकारियों का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वर्तमान में है और ये मामला है बहुत पुराना है, ये बहुत दिन बाद खोला गया। अब बात करें अगर माधवी भोजपुरी, जो माधवी भोजपुरी हैं, माधवीपुरी भुज, जो तुम्हारी सेबी की पूर्व चेयरपर्सन थी, जिनका 28 तारीख को कार्यकाल समाप्त हुआ है। हम बात करें कि उन्हें सेबी से पहले या क्या है, उन्हें साथियों फाइनेंस सेक्टर का 30 साल का अनुभव है। वो आईआईएम अहमदाबाद से की पूर्व छात्रा हैं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद से उन्होंने डिग्री की। उसके बाद में उन्हें 30 साल का अनुभव है। 1 मार्च 2022 में वो सेबी की चेयरपर्सन बनी, और वो पहली महिला थी जो सेबी की चेयरपर्सन थी। बात करें कि उन्होंने कब कब किस किस में अपनी सुविधा दी, सेवा दी है, तो साथियों 1989 में वो आईसीआईसीआई में शामिल हुई और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में उन्होंने कार्य किया। अब ब्रिक्स देशों का एक समूह बनाया हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स जो तुम्हारा ब्राज़ील, इंडिया, रूस और चाइना ऐसा करके जो ब्रिक्स देश है ना, उनका एक बैंक बनाया हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसमें भी उन्होंने अपना काम किया है। अब अगर बात समझें कि ये जो मामला ऐसा उलझा है, इसमें क्या हो सकता है या क्या कंडीशन बनेगी, देखो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की का मामला उलझा, इन दोनों ने आपस में लड़े झगड़ा, तो ये एक मतलब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। जनरली अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं, नहीं भी होते, तो एक पर्दे के पीछे आकर वे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब कहीं भी कुछ भी लड़ने लगो, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो उसकी जो छवि है वो ऑल ओवर विश्व पर जाती है, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व में एक तरह से अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके सामने कोई ज़्यादा बोले। अब देखो साथियों, पहली बात तो जो अगर आरएससी और पीएफसी की बात करें, एक मित्र का क्वेश्चन आ रहा है कि आरएससी पीएफसी आज बहुत बढ़े हैं, या नारायण हृदयालय शेयर बहुत बढ़ गया आज, ऐसा क्या हुआ है, क्यों बढ़ा? देखो साथियों क्या है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है ना, चाहे तुम्हारा नारायण हृदयालय हो, चाहे मैक्स हेल्थ केयर हो, चाहे अपोलो हेल्थ केयर हो, आप इनकी अगर पीजी रेशो देखोगे ना, प्राइस टू ग्रोथ रेशो, तो वो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। चाहे आप यथार्थ हॉस्पिटल को देख लो। अब दूसरी बात है, इतने सस्ते वैल्यूएशन पे, और जो तुमने देखा होगा ना, डीप वैल्यू इन्वेस्टर ऐसे स्थिति में माल उठाते हैं कि जिन्हें लंबे समय का नज़रिया रखना होता है। अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे हैं और बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो बाजार गिर रहा है, कोई डाउट नहीं, वो भी गिरेगा। लेकिन अगर जिस समय रिकवरी करेगा, तो वो रिकवरी इतनी फास्ट करेगा कि फिर मौका नहीं देगा वो खरीदने का। तो जो डीप वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो गिरते बाजार में ही खरीदते हैं कभी भी, जिन्हें बड़ी पोजीशन उठानी होती है। तो कभी वो अच्छी पोजीशन में उठाएंगे तो अपर सर्किट लग जाता है। दूसरा एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में आरएफसी और पीएफसी का जो अपग्रेड किया है इनको, इसका जो वो है ना, वो ज़्यादा है, मतलब उसकी बाइंग वैल्यू बढ़ा दी है। अब समझ लेते हैं कंडीशन की अभी आगे क्या रह सकता है, क्योंकि ऑल ओवर जो सब लोग जानने के लिए उत्सुक हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो जेलेंस्की वाला विवाद है ये उलझेगा कि और सुलझ जाएगा।
देखो साथियों, सबसे पहली बात तो आपको ये माननी पड़ेगी कि ये जो कलेश है ये उसके बाद फिर गए फ्रांस, है ना, यूरोपियन यूनियन गए, और यूरोप में जाने के बाद यूरोप वालों ने इसके कंधे पर हाथ धर के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के, और उसको 2.25 बिलियन पाउंड चिपका दिए लोन के रूप में। जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी जो तनातनी चल रही है ना, जैसे एलोन मस्क का भी एक बयान आया कि हम तो नाटो से बाहर होना चाहते हैं, हम नाटो में नहीं रहना चाहते, क्योंकि नाटो ऑलरेडी 30-32 देशों का एक समूह है। पर नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कहीं झगड़ा होता है, विवाद होता है और किसी एक देश के साथ विवाद है, तो 30 के 30 देशों के साथ विवाद मान लिया जाता है। तो उसका कहना ये है, किसका, इलोन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप का, कि हम ही पूरा सबसे ज़्यादा भार क्यों उठाएं। अगर नाटो देश में सभी लोग एक बात मानने की है, अगर सबके सब देश समान है तो सबसे ज़्यादा खर्चा अमेरिका क्यों उठाए। क्योंकि जैसा मैंने बताया था ना, एक इनका डोजे डिपार्टमेंट बना है, उसका काम ही है खर्चे में कटौती करना, कि कहाँ कहाँ खर्चे में कटौती की जा सकती है। तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर नाटो का काम है दूसरे सुरक्षा के, तो सब बराबर भाग दें, अमेरिका सबसे ज़्यादा हिस्सा क्यों दे। तो उसी चक्कर में इनकी पहले से ही तनातनी चल रही है, तनातनी चल रही है। तो जो हमारा फ्रांसिस राष्ट्रपति है मैक्रोन, वो, और जो तुम्हारा ब्रिटेन है या ईयू के राष्ट्रपति हैं, वो थोड़ा सा क्या बाइडन खेमे से आते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि इसको 2.25 बिलियन पाउंड जेलेंस्की को चिपका दिया है। और किससे चिपकाया साथियों, जब इसके पास में अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था ना, रूस को G8 से बाहर किया था, तो कुछ जो प्रॉपर्टी रूस की रह गई थी और देशों में, जैसा रहता है ना कि हमारी कंपनियां हैं वो दूसरे देशों में काम कर रही हैं, तो इस स्थिति में अगर देश के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है ना युद्ध के मामले में, कि भाई आपने कोई क्रिमिनल डिफेंस किया है, आपका प्रतिबंध लगता है, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी उस देश में उस देश की होती है ना, वो सीज कर दी जाती है। तो ऐसा ही जो लगभग एक फंड बनाया है इन्होंने, यूरोपियन यूनियन प्लस इन लोगों ने, और जो रूस की प्रॉपर्टी है लगभग 50 बिलियन पाउंड की, वो G8 के आसपास थी। जब G8 को रूस को बाहर करके G7 बनाया था, तो जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर लिया गया था, रूस की प्रॉपर्टी को। और उसी प्रॉपर्टी में से एक इन्होंने वो बनाया था, एक तरह से ये मान लो कि फंड बनाया था, उस फंड में से ही 2 बिलियन पाउंड इसे चिपका दिए हैं, किसको, जेलेंस्की को, कि जाओ तू युद्ध लड़ो। और ये किसके लिए है, कि वो अपने हथियार मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अब बात समझो कि यार हथियार कितने दिन बिना अमेरिका की मदद के ये युद्ध को सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये वो भी जानता है स्वयं। पर ये सूखी नाक की लड़ाई न जाने कब तक रहेगी। एक हालांकि ये बयान ऐसा भी आया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो KGB के लिए काम करते हैं। ये कोई, मैं पुष्टि नहीं करता, पर ऐसा कुछ हवाएं चल रही हैं कि KGB मतलब जैसे भारत के अंदर एक रो है ना, रिसर्च एनालिस्ट विंग, जो कि और देशों में एक्टिव रहती है। भारत के लिए वहाँ कैसी गतिविधियाँ चल रही हैं, या दूसरा देश भारत के ऊपर हमला करना चाह रहा है, या वहाँ के क्या कंडीशन है भारत के प्रति, उसे देखती है रो। जैसे इंडियन IB होती है ना, इंटेलिजेंट ब्यूरो, वो भारत के अंदर देखती है, और रो जो है वो इंडिया के बाहर देखती है। ऐसे ही जो KGB है, अब उसका नाम बदल दिया गया है, SBA कुछ कर दिया गया है, तो वो देखती है तुम्हारा रूस का, जैसे FBI है ना तुम्हारा वहाँ की अमेरिका की, ऐसी KGB है रूस की। तो एक सीनियर पत्रकार है, उन्होंने बोला है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये बहुत पहले लगभग 1977-80 के आसपास से KGB में रहे हैं। तो ये इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है रूस को ज़्यादा फेवर करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रूस की डोनाल्ड ट्रंप की छवि खराब करने के लिए ऐसा जो प्रोपेगेंडा है या ऐसी जो कहानियां हैं ना, उनको प्लांट किया जा रहा हो, जिससे किसी एक बड़े अधिकारी की छवि को मोनोपुलेट किया जा सके या उसकी छवि खराब की जा सके। इसीलिए ऐसे जो प्रोपेगेंडा होते हैं ना, उनको प्लांट किया जाता है। अब देखने योग्य ये बात रहेगी कि भारत का इस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्यों कि भारत में अभी जो यूरोपियन यूनियन की महिला आई हुई थी, उनसे भी भारत की कुछ डील हुई है। और इतना ज़रूर है कि देखो, दोनों के दोनों जो देश है ना, रूस ले लो चाहे अमेरिका ले लो, सब विस्तारवादी नीति पे चल रहे हैं। तुम्हारा मैक्सिको और जो तुम्हारा साउथ अफ्रीका है, इन देशों को अमेरिका ने बोल ही दिया था। साउथ अमेरिका एक बार बोल दिया था बयान में, अमेरिका चाहता है पनामा तक देश जो है अमेरिका का हो जाए। उधर वो कनाडा को बोल ही चुका है कि तुम 51वां राज्य बन जाओ मेरा। अल्टीमेटली ये विस्तारवादी नीति का एक हिस्सा है। और तुम्हारा जो रूस है, रूस चाहता ही है कि यार जो USSR टूट कर 15 देशों में विघटन हो गया था 1991 में, 1991 में तुम्हारा पोलैंड है, लिथुआनिया है ना, ये जितने भी हैं, ये सब देश जो ना, बेलारूस, रूस तो खैर अभी भी है,
तुम्हारा यूक्रेन, ये सब रूस का ही पार्ट हुआ करते थे। तो रूस चाहता है कि मैं सबको मिला के एक कर दूं, और अमेरिका भी चाहता है कि यार मैं भी एक हो जाऊं। अब अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन साथ क्यों दे रही है यूक्रेन का? क्योंकि वो जानती है कि अगर यूक्रेन पे आज कब्जा हो गया तो कल कहीं ना कहीं पोलैंड पे आएगी, लिथुआनिया पे आएगी। तो ये चीज़ें सब लगी हुई है ना, ये लगी हुई है, तो इन पर कब्जा कर लेगा। तो ये भी तो रूस का ही पार्ट थी ना 1991 से पहले। तो कहीं ना कहीं रूस इन पे भी हमला करेगा। तो देखने योग्य बात होगी आगे क्या होता है। बात करते हैं मार्केट की, मार्केट में क्या सिचुएशन। साथियों, मार्केट में अभी वीकनेस है, लेकिन जो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है उनमें नीचे से खरीदारी लौट रही है। पर लेकिन मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जिनके अंदर कलेजा बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे खुद फ्रेंड सर्कल में एक ऐसे मित्र हैं, मतलब वो बहुत ही कलेजे वाले मानता हूँ मैं उनको, मतलब खैर छोड़ो, वो सब अलग बात है। मतलब ऐसी गिरती हुई मार्केट में सब। ठीक है साथियों, अब आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।